Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about preference for sons, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society point of view. It is also helpful from GS paper 4 ethics and integrity perspective. तो क्या है करंट न्यूज़? देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, इससे रिलेटेड कई सारे डाटा हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इसी सर्वे के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट डाटा अभी रखा गया है बाय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे. एज पर दिस डाटा, मोस्ट ऑफ द मैरिड पीपल want to have sons rather than daughters. ये तो आप भी जानते ही होंगे, बट अब इसको लेकर के एक डाटा पब्लिश किया गया है. यू ऑल नो कि मोस्टली इंडियन सोसाइटी इज पैट्रियार्कल एंड देयर इज प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड. But now some exact data has been presented by National Family Health Survey. So as per this survey, मिज़ोरम, लक्षद्वीप, मणिपुर एंड बिहार, ये ऐसे स्टेट्स या यूटीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है फॉर सन्स ओवर डॉटर्स. बाकी सारे स्टेट्स में भी ऐसा ही है. देयर इज जस्ट वन एक्सेप्शन. हर स्टेट में प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड इज़ मोर एज कम्पेयर टू गर्ल चाइल्ड, बट एक एक्सेप्शन है, दैट इज मेघालय. ओनली इन मेघालय देर इज प्रेफरेंस फॉर डॉटर्स ओवर सन्स. और मेघालय की जो सोसाइटी है दैट इज मैट्रीलिनियन सोसाइटी. इन जनरल इंडियन सोसाइटी इज पैट्रियार्कल, बट मेघालयन सोसाइटी इज मैट्रीलिनियल, मीन्स इट इज़ मोर वीमेन डोमिनेटेड सोसाइटी. यहाँ पे डाटा हमने दे रखा है, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मेघालय, राजस्थान, ऑल ऑफ देम हैव प्रेफरेंस फॉर मेल ओवर फीमेल चाइल्ड एक्सेप्ट मेघालय. मेघालय इज एन एक्सेप्शन. मैट्रिलिनियन कल्चर इन मेघालय, इसके बारे में ज़रा देखते हैं. तो देखिए, मेघालय के अंदर 3 डोमिनेंट ट्राइब्स हैं, खासीज, जयंतियाज एंड गारोज. All three of them practice matrilineal system of inheritance. Matrilineal system of inheritance दो कॉन्टेक्स्ट में. जो अगला जनरेशन होता है वो माँ का नाम या माँ का सरनेम कैरी करता है. नॉर्मली कैसा होता है, फादर्स नेम या फादर सरनेम इज कैरीड फॉरवर्ड, बट इन मेघालयन सोसाइटी इट इज़ मैट्रिलिनियन सिस्टम, मीन्स द मदर्स नेम इज कैरीड फॉरवर्ड. एज ए सेड, इन दिस सिस्टम लीनिएज एंड डिसेंट आर ट्रेस्ड थ्रू द मदर्स क्लैन. कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या फॉलो की जाती हैं दैट कैन इस्टेब्लिश कि मेघालयन सोसाइटीज मैट्रिलिनियन, वो एक एक करके देखते हैं. चिल्ड्रेन टेक मदर्स नेम. द हस्बैंड्स मूव इनटू वाइफ्स हाउस आफ्टर मैरिज. द यंगेस्ट डॉटर नोन एज खातदू ऑफ द फैमिलीज बेक्विथ विद द फुल शेयर ऑफ एंसेस्ट्रल और क्लैंस प्रॉपर्टी. तो जो सबसे छोटी बेटी होती है उसके नाम पे प्रॉपर्टी पास की जाती है. नॉर्मली कैसा होता है, बेटे या सबसे बड़े बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी पास होती है पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ में, लेकिन मेघालय कम्युनिटी में बिल्कुल उल्टा है. जो सबसे छोटी बेटी होगी उसके नाम पे फैमिली की प्रॉपर्टी पास होती है. इसको कैसे मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं? इंडियन सोसाइटी में आप इंडियन सोसाइटी पे कभी भी उसके पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर पे आप कमेंट कर रहे हो, वहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का ये डाटा रख सकते हैं. ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज एक्सेप्ट मेघालय एग्जिबिटेड देयर प्रेफरेंस फॉर द मेल चाइल्ड, एक ये लिख सकते हैं. उसके अलावा एथिक्स में आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह रख सकते हैं कि हाउ देयर इज़ कल्चरल डिफरेंस अमंगस्ट डिफरेंट सोसाइटीज़ इन द सेम कंट्री. Meghalaya can be put as an example to prove that culture is byproduct or function of society. Culture is not a permanent thing. अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग कल्चर होता है. So the culture is a byproduct and it is a spatial and relative concept. So in general, patriarchy is followed in most part of India, but there are still some societies that are matrilineal. The next article is about urban heat island, and this topic is important from our syllabus GS paper 1 geography point of view. Urban heat island क्या होता है, पहले ये समझते हैं. देखिए, आप इस इमेज को देखिए. ऐसा ये दिल्ली और आसपास के एरियाज़ का इमेज है. तो जो सिटी एरियाज़ हैं वहाँ पे टेम्परेचर एक्सेप्शनली हाई है. उसको रेड कलर से दिखाया, जैसे पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, भिवानी, जिंद, यहाँ पे टेम्परेचर एक्सेप्शनली हाई है. ऐसे रीजन को हम लोग कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड. अर्बन हीट आइलैंड इज़ अ
phenomena to explain local and temporary rise in the pockets, especially in the city areas. तो देखो नॉर्मली जैसे ये कॉमर्शियल या सिटी एरिया, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, कम से कम 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द रूरल एरिया. तो कॉमर्शियल एरियाज़ में जैसे आप जाएंगे टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, गर्मी ज़्यादा लगती है. जैसे आप कॉमर्शियल एरियाज़ या अर्बन एरिया से दूर जाते जाएंगे रूरल एरियाज़ में थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है. तो टेम्परेचर वेरिएशन इज अप टू 3 to 5 डिग्री सेल्सियस. तो ये वाले जो कॉमर्शियल एरियाज़ होते हैं इनको हम लोग अर्बन हीट आइलैंड कह देते हैं. टेम्परेचर इज़ हाई हियर, और इसको यहाँ पे हमने पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाया कैसे अर्बन हीट आइलैंड्स बने हुए हैं. अब सवाल ये उठता है कि अर्बन हीट आइलैंड्स बनते क्यों हैं. अभी तक तो हमने देखा कि अर्बन हीट आइलैंड होता क्या है, अब ज़रा देखेंगे कि अर्बन हीट आइलैंड आखिर बनते क्यों हैं. तो अर्बन हीट आइलैंड बनने के पीछे के मैकेनिज्म को अगर हमें समझना है तो पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एल्बिडो समझना होगा. Albedo is defined as measure of how much light that hits a surface is reflected without being absorbed. सरल भाषा में देखिए, अगर ये लाइट रे यहाँ फॉल कर रही है किसी भी सरफेस पे तो उसका एक पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेता है ये सरफेस, और एक पोर्शन बाकी बचा हुआ पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. तो जितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट बैक कर देता है उसको हम इस सरफेस का एल्बिडो कहते हैं. तो अगर 100% लाइट पड़ी, बस 20% एब्जॉर्ब हुआ और 80% रिफ्लेक्ट बैक हो गया, तो इस सरफेस का एल्बिडो होगा 0.8. अगर इस सरफेस पे 100% लाइट पड़ी, रिफ्लेक्ट बैक हुआ 10%, 90% एब्जॉर्ब हो गया, तो इस सरफेस का एल्बिडो होगा 0.1. अब एक बात तो तय है कि जितना डार्क सरफेस होगा उसका एल्बिडो उतना ही कम, जितना लाइटर सरफेस होगा उसका एल्बिडो उतना ही ज़्यादा, क्योंकि लाइट सरफेस से रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है ना. तो ये सरफेस, इस सरफेस पे जब लाइट गिरेगी तो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी. एकदम वाइट होगा तो एल्बिडो 1, एकदम डार्क होगा तो एल्बिडो 0. और यही कारण है कि गर्मी के दिनों में हम लोग काले कपड़े पहन के धूप में नहीं निकलते हैं, क्योंकि काले कपड़े पहन के अगर धूप में निकलेंगे हम तो क्या होगा, सनलाइट जब पड़ेगा तो ज़्यादा सनलाइट हमारे कपड़े पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत कम रिफ्लेक्ट होगा, और जब लाइट एब्जॉर्ब होगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, कपड़ा ज़्यादा गर्म होगा. वही अगर लाइट कपड़ा है, वाइट कपड़ा है, तो क्या होगा, लाइट जब गिरेगी तो कपड़े से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बहुत कम लाइट जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी, और इस कारण से गर्मी कम लगेगी. इसलिए गर्मी के दिनों में हम लोग वाइट शर्ट्स पहनते हैं. क्यों? क्योंकि वाइट शर्ट का एल्बिडो ज़्यादा होता है, ज़्यादा लाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है. ये तो बात हो गई एल्बिडो की. अब एल्बिडो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्बन हीट आइलैंड के फिनोमेना में. होता क्या है कि देखो, अर्बन एरियाज़ में जो रूफ टॉप्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल से बनते हैं जिनका एल्बिडो कम होता है, यानी कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कम करते हैं, एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं. जो सड़कें बनती हैं वो डार्क रोड्स बनती हैं, एसफाल्ट से बनती हैं, या डार्क रूफ टॉप्स होते हैं, उनका एल्बिडो ज़्यादा होता है. तो सनलाइट गिरती है, एब्जॉर्ब हो जाती है. एब्जॉर्ब होने के कारण ये एरिया, ये जो सरफेस है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद फिर ये जो रेडिएशन से रिलीज करता है उससे इस एरिया में गर्मी बढ़ जाती है. वही अगर आप जैसे सबअर्बन एरिया में या रूरल एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे इस तरह का सरफेस तो है नहीं, एसफाल्ट का सरफेस या डार्क रोड्स तो है नहीं. यहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, तो वहाँ का एल्बिडो ज़्यादा रहता है, सनलाइट गिर के रिफ्लेक्ट होती है, और इस कारण से एल्बिडो ज़्यादा होने के कारण एब्जॉर्प्शन कम होता है और इसलिए गर्म कम होता है. सो लो एल्बिडो of the surfaces in the urban area is one major reason behind creation of urban heat island. उसके अलावा और भी चीज़ें हैं. अर्बन एरिया में लैक ऑफ ट्रीज, जब ट्री नहीं होगा तो फिर ट्री से जो लगातार हल्का वाटर इवेपोरेट होता रहता है उसको हम लोग ट्रांस इवेपोरेशन कहते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ट्री का जो लीव्स वाला सरफेस होता है ना, उस पर थोड़ा मॉइस्चर लगातार इवेपोरेट होता रहता है, और जब मॉइस्चर इवेपोरेट होगा तो क्या होगा, लेटेंट हीट को लेकर के जाएगा. मैंने कुछ दिनों पहले ही ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि हाउ ये मॉइस्चर प्लेज ए रोल इन क्रिएटिंग डिसकम्फर्ट इन अ ह्यूमिड कंडीशन, मैंने बताया था. तो जब प्लांट के लीव सरफेस से इवेपोरेशन होता रहेगा, लेटेंट हीट एटमॉस्फेयर से वो लेता रहेगा, और इस तरीके से फिर वहाँ पे थोड़ी सी ठंडक रहती है. तो यही कारण है कि पेड़ के आसपास के एरिया में जहाँ पे भी ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे इवेपो ट्रांसपिरेशन होता रहता है. धीरे धीरे लेटेंट हीट लेकर के वो सरफेस के, लीव के सरफेस से वेपर जो है वो उसका जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता रहता है. इस कारण से पेड़ के आसपास के एरिया में दिन के टाइम में हल्का सा टेम्परेचर कम रहता है. उसके अलावा
अर्बन एरिया में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये सरफेस, ये दो बिल्डिंग के बीच में रोड है। ये रोड वैसे भी एसफाल्ट का बना है तो जल्दी से हीट हो गया क्योंकि उसका एल्बिडो कम है। जब एक बार गर्म हो गया तो फिर वो अपना रेडिएशन रिलीज करता है, और वो रेडिएशन कैसा है, इन दो बिल्डिंग्स के बीच में ट्रैप होकर के रह जाती हैं। और ट्रैप होकर के जब ये रेडिएशंस रह जाती हैं तो फिर इस एरिया में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। दैट इज़ अनदर फैक्टर बिहाइंड अर्बन हीट आइलैंड। उसके अलावा वेस्ट हीट, जो मान लो फैक्ट्रीज से या ऑटोमोबाइल से जो हीट निकलता है या एसी से जो हीट निकलता है, वो सब दो बिल्डिंग के बीच में ट्रैप होकर के रह जाती हैं। दैट इज़ ऑल्सो रीजन बिहाइंड अर्बन हीट आइलैंड। उसके अलावा इम्परमिएबल सरफेस। देखो होता क्या है कि अर्बन एरिया में जो भी वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल होता है, लेकिन चूंकि सरफेस पे हमने इस तरह का कंक्रीट रोड बना दिया है तो ग्राउंड वाटर जल्दी रिचार्ज नहीं हो पाता। और रूरल एरिया में क्या होता है कि चूंकि ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, तो जब रेनफॉल होता है तो ग्राउंड वाटर अच्छा खासा होता है। और इसी कारण से गर्मी के दिनों में जब सनरेज पड़ते हैं तो ग्राउंड वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होते रहते हैं। और ग्राउंड वाटर थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट जब होगा तो इस सरफेस से वो लेटेंट हीट लेकर के लिक्विड वेपोराइज होगा, और लेटेंट हीट लेकर के वेपोराइज होगा तो ये सरफेस थोड़ा ठंडा होगा। और इस कारण से रूरल एरियाज़ जिसका ग्राउंड वाटर अच्छा खासा है, वहाँ पे लगातार इवेपोरेशन होने के कारण थोड़ा सा सरफेस ठंडा रहता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया जहाँ पे ग्राउंड वाटर लगभग एग्जॉस्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ कंक्रीट सरफेसेस। यूपीएससी ने 2013 में अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना पे ये मेंस में सवाल पूछा था। जो भी डिस्कशन मैंने यहाँ किया है उसके बेसिस पे आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एपीएससी ने जो पिछला वाला प्रीलिम्स हुआ था उसमें एल्बिडो पे ये प्रीलिम्स में सवाल पूछा था। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना। तो दो आर्टिकल्स आए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के। आसाम ट्रिब्यून में आया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट पे, जबकि इंडियन एक्सप्रेस में आया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कंपोनेंट पे। दोनों को क्लब करके मैंने पूरा प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर डिस्कस किया है। ये न्यूज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़ बस यही है कि इतना लाख घर अलॉट किए गए अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एंड अर्बन। येट आई हैव पिक्ड अप दीज टू आर्टिकल्स जस्ट टू डिस्कस कि ये स्कीम है क्या, प्रधानमंत्री आवास योजना। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 सोशल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के टोटल दो कंपोनेंट हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन या शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण देखते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। 1 मार्च 2022 तक सब लोगों के लिए, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए घर बना करके देना था। ये इसका टारगेट था। इसको 2016 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन हाँ, ये टारगेट अभी तक पूरी तरह से अचीव नहीं हो पाया। 1 मार्च 2022 तो आ गया, लेकिन हाँ, इस डायरेक्शन में काम जारी है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसको स्टार्ट किया गया 2016 में, लेकिन ये अपने आप में पूरी तरह से एक नया स्कीम नहीं था। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड बाय रीस्ट्रक्चरिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम जिसका नाम था इंदिरा आवास योजना। सो दिस वाज रीस्ट्रक्चर्ड इनटू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टू प्रोवाइड ए पक्का हाउस विथ बेसिक एम्यूनिटीज टू ऑल रूरल फैमिलीज हु आर होमलेस और लिविंग इन अ कच्चा हाउस। और ये मार्च 2022 तक देना था, लेकिन अभी सारे इस तरह के फैमिलीज़ को, रूरल फैमिलीज़ को जो होमलेस हैं, इनको अभी तक ये घर दिया नहीं जा सका है, लेकिन द प्रोग्रेस इज़ देयर। कॉस्ट शेयरिंग अगर देखा जाए, सो इसमें जो बाकी स्टेट्स हैं उनके लिए 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट्स खर्च करेगी। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिली स्टेट्स इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ आसाम के लिए 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी और 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में इस तरीके का घर बना करके दे रही है सरकार। रूरल एरियाज़ में रहने वाले होमलेस लोगों के लिए घर का साइज 25 स्क्वायर मीटर तक है। इसमें एक हाइजीन, कुकिंग प्लेस, एक सेपरेट टॉयलेट, ये सब बना करके दिया जा रहा है। अब जरा देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कंपोनेंट। दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दिस वाज स्टार्टेड इन 2015 इटसेल्फ। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कंपोनेंट नया स्कीम है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्टार्ट किया गया बाय रीस्ट्रक्चरिंग इंदिरा आवास योजना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में भी यही गोल है, टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। लेकिन इसके अंदर टोटल 4 कंपोनेंट हैं।
इसमें सीधा सीधा सरकार घर बना करके नहीं दे रही है। इसके टोटल 4 तरीके से इसमें घर बनाए जा रहे हैं। पहला है इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, तो जहाँ पे स्लम है वहाँ पे बेसिक घर बना करके दे रही है सरकार स्लम ड्वेलर्स को। पहला कंपोनेंट तो ये है। दूसरा ये है अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, तो जो लो इनकम ग्रुप है, यानी कि जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख है जिस परिवार की, या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी कि जिनका इनकम 3 लाख से कम है, ऐसे परिवारों को सस्ते दामों पे लोन दिला रही है सरकार ताकि वो अपना घर बना सके। इसका तीसरा टाइप है अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप। इसमें क्या करा जा रहा है कि अलग अलग म्यूनिसिपैलिटीज़ या लोकल अर्बन बॉडी जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लो कॉस्ट हाउसिंग बना रहे हैं। जैसे कि गुवाहाटी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे तो लो कॉस्ट हाउसिंग बना रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल करके, प्राइवेट बिल्डर्स के साथ मिल करके। उसमें से कम 35% जो घर हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को अलॉट किया जा रहा है। उसमें लॉटरी बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है कभी कभार। और चौथा कंपोनेंट है सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस, तो इंडिविजुअल हाउसेस को 2.5 लाख रुपए तक का सब्सिडी, सीधा सीधा कॉस्ट सब्सिडी दे रही है सरकार चौथे कंपोनेंट पे, ताकि वो अपने लिए घर बना सके। इसमें भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 2.5 लाख तक का सब्सिडी दिया जाता है। तो फिर से देखिए, इसके 4 कंपोनेंट हैं। अर्बन के स्लम एरिया में घर बनाना, या फिर सस्ते दामों पे लोन देना, या फिर पूरा एक हाउसिंग कॉलोनी बनाना जिसमें 35% घर जो है वो लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया जाए लॉटरी बेसिस पे आफ्टर पेइंग बेसिक अमाउंट। और चौथा है सब्सिडी ऑफ 2.5 लाख रुपीज़ डायरेक्टली गिवन जस्ट दैट द पीपल कैन डेवलप देयर होम इफ़ दे आर होमलेस एंड लिविंग इन अर्बन एरियाज़। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात चली रही है तो एक और चीज़ जान लीजिए भुवन पोर्टल के बारे में। तो एक भारत सरकार द्वारा डेवलप किया हुआ इस तरह का पोर्टल है भुवन पोर्टल। इसमें कैसा है कि आप इंटरनेट की मदद से आप जाएंगे, भुवन टाइप करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा डेवलप्ड ये पोर्टल है। इस पे आप जाएंगे तो आप अलग अलग प्लेसेस को टैग कर सकते हैं, जैसे जियो टैगिंग कर सकते हैं। आपको पता होगा ना, आपने गूगल मैप्स पे भी कर रखा होगा, अलग अलग एरिया का नाम दे देते हैं कि ये एरिया पे यहाँ ये SPM IAS अकेडमी यहाँ पे है। वैसे ही भुवन पोर्टल पे आप जियो टैगिंग कर सकते हैं, और जियो टैगिंग करके भुवन पोर्टल पे जितने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाए जा रहे हैं सबका जियो टैगिंग किया जाता है, ताकि इंस्पेक्शन किया जा सके टाइम टू टाइम, को इंश्योर कराने के लिए कि जो पैसा है वो सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है, कोई करप्शन नहीं हुई है, कोई साइफनिंग नहीं हुई है, कोई लीकेज नहीं हुआ है। तो जब जब घर बनता है प्रधानमंत्री आवास योजना में तो भुवन पोर्टल पे जाकर के उसको जियो टैगिंग की जाती है। The next article is about Ramgarh Visdhari Sanctuary notified as Tiger Reserve. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. तो देखिए, हाल फिलहाल में राजस्थान के अंदर रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने टाइगर रिजर्व का टैग दे दिया है, और ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा राजस्थान का। अब आप बोलोगे सर राजस्थान का टाइगर रिजर्व क्यों पढ़ा रहे हो? देखो, आपको अगर याद होगा, आपने APSC का PT दिया होगा पिछला वाला, तो आपको याद होगा उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया था कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में, राइट? तो वैसे ही वो पूछ सकते हैं कि कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में। तो अभी के लिए इस टाइगर रिजर्व बनने के बाद टोटल टाइगर रिजर्व हो गए 52। लेकिन अभी सीधा सीधा 52 मत याद कर लेना, PT से पहले इसको रट के जाएंगे। हो सकता है तब तक 53 हो जाए, 54 हो जाए, लेकिन इस तरह के सवाल आते हैं APSC PT में। मैं बस ये बता रहा हूँ, इसलिए इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमें देखना चाहिए, खासकर ओवरऑल कितने टाइगर रिजर्व हो गए, कितने बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। तो अभी के लिए इस टाइगर रिजर्व बनने के बाद टोटल हो गए 52 टाइगर रिजर्व। राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व है, 3 ऑलरेडी थे, रणथंभौर, सरिस्का एंड मुकुंदरा टाइगर रिजर्व। अब ये चौथा रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया। टाइगर रिजर्व बनाने का क्या प्रोसेस होता है वो भी जरा समझिए। एक एजेंसी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास पावर है टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर करने का, लेकिन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टाइगर रिजर्व तभी बनाती है जब स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करे इसको कि सर हमारे स्टेट के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट या तो खुद से NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को रिकमेंड कर सकती है, या भारत सरकार यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कह सकती है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट NTCA को रिकमेंड कर सकती है। अल्टीमेटली बनाता है NTCA,
स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे स्टेट गवर्नमेंट सुओ मोटो रिकमेंडेशन दे सकता है, या यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन बोल करके फिर एनटीसीए को रिकमेंडेशन दिलवा सकता है। एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में भी जरा देख लेते हैं। एक स्टैचूटरी बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी मतलब कानून से बनाई हुई बॉडी, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एंड इट इज अंडर एंड दिस स्टैचूटरी बॉडी, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इट इज़ क्रिएटेड एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। लेकिन ध्यान से सुनना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया है। लेकिन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया तो 2006 में बाय अमेंडिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज ब्रॉट इन 1972। एट दैट टाइम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वाज नॉट क्रिएटेड। दिस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2006 एंड एज पर दिस अमेंडमेंट दिस एनटीसीए, दैट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, वाज क्रिएटेड। एनटीसीए का मेनली 2 रोल है, प्रोजेक्ट टाइगर को इम्प्लीमेंट करना और टाइगर सेंसस कराना, उसके अलावा टाइगर रिजर्व्स डिक्लेयर करना। टाइगर सेंसस आपको पता होगा हर 4 साल पे टाइगर्स की गिनती होती है जो एनटीसीए कराता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये एक प्रीलिम्स क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। ये जो क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ दिया है ये स्पेसिफिकली एपीएससी में आ सकता है, यूपीएससी में इस तरह के डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल नहीं आते हैं। The next article about change in weightage of IMF basket of currencies. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. आप में से कई सारे लोगों को बेसिक इकॉनमी मैंने पढ़ा रखा है या फिर आपने खुद के लेवल पे भी इकॉनमी पढ़ रखी होगी, तो आपको HDR स्पेशल ड्राइंग राइट का कॉन्सेप्ट जरूर पता होगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ क्रिएटेड बाय IMF एंड IMF यूजेज इट टू बेल आउट कंट्रीज इफ दे आर फेसिंग सम BOP क्राइसिस, राइट। इतना तो याद आ रहा होगा, आई होप आपको याद आ रहा होगा, जिनको भी मैंने इकॉनमी पढ़ाया है प्लीज़ लेट मी नो। तो HDR इज एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF इन 1969। ध्यान रहे HDR इज टेक्निकली नॉट ए करेंसी, क्योंकि करेंसी रिलीज करने का पावर तो किसी भी सोवरेन गवर्नमेंट के पास ही है। IMF is not a sovereign government, so it cannot release technically a currency, but it acts like a currency because HDR can be given to a respective country to bail it out from BOP crisis, and that respective country facing BOP crisis may use it for international payment. HDR is an accounting unit of IMF transaction with member countries. अभी जो HDR की वैल्यू है इट इज़ बेस्ड ऑन द 5 बास्केट ऑफ करेंसी दैट इज़ मेंटेन्ड बाय IMF। IMF की जो बास्केट ऑफ करेंसीज है उसी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि कौन कौन सी करेंसी हार्ड करेंसी है। तो 5 जो बास्केट ऑफ करेंसीज IMF मेंटेन करता है वो है US डॉलर, यूरो, युआन, येन एंड पाउंड। और ये जो 5 करेंसीज हैं इनको कैसे डिसाइड किया IMF ने कि ये उसके बास्केट ऑफ करेंसीज में आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड ओवरऑल नेशनल फॉरेस्ट एक्सचेंज रिजर्व। तो यूरोज का कितना एक्सचेंज रिजर्व उनकी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के पास है, युआन का कितना रिजर्व उसकी रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के पास है, इसके बेसिस पे, इन दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे IMF डिसाइड करता है कि कौन कौन सी करेंसी को अपने बास्केट ऑफ करेंसीज में रखना चाहिए, और इन्हीं दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग करेंसीज को उनका वेटेज भी असाइन किया जाता है। आई एग्री दिस इज़ क्वाइट टेक्निकल, तो अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा होगा तो अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बट एटलीस्ट जिन स्टूडेंट्स ने ये बेसिक इकॉनमी पढ़ रखा है उनका ये रिवीजन हो रहा होगा। इससे रिलेटेड करंट न्यूज़ है, IMF ने हाल फिलहाल में ये जो अपनी बास्केट ऑफ करेंसीज है उसमें जो भी करेंसीज का वेटेज है उसको रीडिफाइन किया है। उसमें उन्होंने किया क्या है, US डॉलर का वेटेज 41 से बढ़ा करके 43 कर दिया है, और युआन का वेटेज लगभग 10.92 से बढ़ा करके 12.28 कर दिया है। तो US डॉलर युआन का वेटेज बढ़ा दिया है IMF बास्केट ऑफ करेंसीज में। बाकी जो 3 करेंसीज हैं यूरो, येन और पाउंड, उनका वेटेज थोड़ा थोड़ा घटा दिया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा था उसका आंसर देख लेते हैं। सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर 35 in 1974. So the correct answer is option C. That's all from our side for today. Thanks for watching.